नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आधे चुनाव बीत चुके हैं। कल मध्य प्रदेश की कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव हुए हैं। ग्वालियर में चुनाव था, दिग्विजय सिंह की जो सीट है राघवगढ़, वहां पे चुनाव था। विदिशा में चुनाव था, जहां से शिवराज सिंह चौहान जी लड़ रहे हैं। इसके अलावा गुना से था, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आज एक मजेदार खबर हुई। हर चुनाव के चरण के बाद, हर वोटिंग के बाद मोदी जी एक नई पिच पे खेलना शुरू करते हैं। इस बार उन्होंने तय किया है कि 7 चरण में चुनाव होगा तो 7 पिचेज पे वो बैटिंग करेंगे। अब वो ये पिच हार के बदल रहे हैं, डर के बदल रहे हैं, घबरा के बदल रहे हैं या प्लान तरीके से बदल रहे हैं, ये तो मोदी जी के अलावा किसी को नहीं पता होगा। लेकिन आज मोदी जी तेलंगाना में ये कह रहे हैं कि अदानी अंबानी राहुल गांधी को शहजादे कहते हैं। खुद वो निजाम है, सुल्तान है, और राहुल गांधी को शहजादे कहते हैं वो अक्सर। तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को टेम्पो में भर भर के पैसे भिजवा रहे हैं। पहली बात तो अंबानी और अदानी को बहुत शर्म आनी चाहिए कि 10 सालों में पहली बार मोदी जी ने उनका नाम लिया है। दूसरी शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि इस देश के सबसे रईस लोग अब टेम्पो और ठेले और रिक्शे से पैसा भिजवा रहे हैं। अरे कम से कम, मतलब कुछ नहीं था तो चार्टर्ड प्लेन से नहीं भी तो कम से कम ट्रक से तो पैसे भिजवाने चाहिए थे। और उसके बाद शर्म आएगी दिल्ली पुलिस को, जिसके अंतर्गत इलाका आता है राहुल गांधी के घर का, कांग्रेस दफ्तर का, जहां बड़ी मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस लगी रहती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सीआईडी वगैरह लगे रहते होंगे जिनके बारे में हमको पता नहीं है। उनमें से कोई आज तक पकड़ नहीं पाया। ईडी को शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए अगर वो राहुल गांधी के यहां टेम्पो में जा रहा पैसा पकड़ नहीं पाए। और मेरा तो ये कहना है कि जांच होनी चाहिए, ईडी को जांच करना चाहिए उनके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि उसमें अडानी के कितने सारे टेम्पो गए और टेम्पो निकले। खैर, थोड़ा टेम्पो डाउन था हमारे राकेश भाई का, गला थोड़ा उनका बीच में साथ नहीं दे रहा था, परेशान थे। लेकिन उस डाउन टेम्पो में भी उन्होंने वीडियोस किए थे। और आज अपने हाई टेम्पो के साथ, देखिए टेम्पो छात्र जीवन का हमारा बड़ा प्रिय नारा था कि फला का टेम्पो हाई है, फला का टेम्पो डाउन है। तो आज टेम्पो से मुझे वही याद आया। ऐसा लगता है भाई साहब कि मोदी जी का टेम्पो डाउन हो रहा है तो अडानी जी का टेम्पो फील्ड में आ रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव पे बात करने से पहले मैं सोच रहा हूं कि जरा इस पर आपकी राय ले लूं, फिर चलेंगे। ग्वालियर, गुना, विदिशा सब आपका इलाका है, मेरा भी इलाका रहा है, तो उस पर चलेंगे, बात करेंगे। स्वागत है आपका। जी अशोक भाई, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी जी का टेम्पो डाउन है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक पहले मोदी जी का ये अद्भुत बयान सुन लें। टेम्पो के अलावा अशोक भाई वो ये भी कह रहे हैं कि बोरों में भर भर के पैसा जा रहा है राहुल गांधी के पास। तो आइए पहले हमारे दर्शकों के लिए मोदी जी का ये बयान चलवा देते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। तो आपने सुना मोदी जी कह रहे हैं, तेलंगाना की धरती से पूछ रहे हैं। आज शहजादे को बताना पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा कि काला धन बोरों में भरकर, टेम्पो में भरकर राहुल गांधी के पास जा रहा है। और इन चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है। तो पहले तो इसमें तथ्यात्मक भूल है अशोक भाई। राहुल गांधी ने अडानी अंबानी का नाम लेना चुनाव में बंद नहीं किया है। अभी हाल तक के उनके भाषणों में अडानी अंबानी का नाम है। पहले तो 2 व्यापारियों की बात करते थे, अब तो राहुल गांधी 22 और 23 पता नहीं कहां से आंकड़ा लेके आए हैं
कि 22-23 उद्योगपति और धनपतियों के लिए ये सरकार काम कर रही है। अब जो वाजिब सवाल आपने किए हैं कि अगर सचमुच में ऐसा है, देश का कार्यकारी प्रमुख एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री है, चुनाव के समय भी उसकी कार्यकारी शक्तियां समाप्त नहीं हो जाती। केंद्रीय गृह मंत्रालय अपना काम करता है, सारी गुप्तचर एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ईडी, सीबीआई, एनआईए सब काम कर रहे हैं। चलते चुनाव में भी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है ईडी ने, चुनाव में गिरफ्तार किया है, अभी भी कार्रवाइयां चल रही हैं। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद सुओ मोटो एक प्राइमरी इंक्वायरी, जिसको पी कहते हैं, वो रजिस्टर हो जानी चाहिए कि राहुल गांधी वल्द राजीव गांधी निवासी 10 जनपद नई दिल्ली, उनके खिलाफ ये पी रजिस्टर करके फौरन से पेशतर उनको समन किया जाना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने बताया है कि आपके यहां टेम्पो और बोरों भरकर पैसे आ रहे हैं। एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी को समन नहीं किया जाना चाहिए कि आपके पास कौन से सबूत हैं? बिल्कुल, कानून हमारा यही कहता है, आईपीसी यही कहता है कि अगर आपके पास किसी अपराध की जानकारी है और अगर आप जानकारी छुपाते हैं तो आप भी उसमें संलिप्त पाए जाते हैं, माना जाता है। बिल्कुल, कानून ऐसा मानता है कि अगर कोई अपराध आपको मालूम है और आप उसे छुपा रहे, यहां तो प्रधानमंत्री जी छुपा भी नहीं रहे, इसका स्वागत होना चाहिए। उनको मालूम है कि काला धन राहुल गांधी के यहां जा रहा है, तो फिर उनको भी समन करके पूछा जाना चाहिए कि आपको किसने बताया। जैसे आम आदमी पार्टी के विधायकों को ईडी और इनकम टैक्स ने समन दिए थे कि आप बताइए कि 50 करोड़ रुपए में कौन खरीद रहा था बीजेपी से, किसने ऑफर दिया था 25 करोड़ में विधायकों को खरीदने का। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर, उसी प्रावधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री को भी समन किया जा सकता है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर प्रधानमंत्री अडानी अंबानी का नाम क्यों ले रहे हैं। इसके 2-3 कारण मुझे समझ में आते हैं अशोक जी। नंबर 1, उनके ऊपर यह पूरी तरह चस्पा हो गया है कि वे अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। इस टैग को चुनाव में धोने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि जनता को ऐसा लगने लगे कि मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष हूं, मुझे अडानी अंबानी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अभी चुनाव में राहुल गांधी ने नाम लेना बंद कर दिया है। राकेश भाई एक सेकंड, 9 साल 364 दिन 23 घंटे 59 मिनट आप जो है अडानी अंबानी की बात करें, ठीक है, सारे नियम सारे कानून, और 1 मिनट में आकर ऐसा आरोप लगाए, जनता क्या वाकई इतनी बेवकूफ है? आप अपनी बात जारी रखिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा बस। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वे ऐसा मानते हैं कि जनता बेवकूफ है, वे जो कहेंगे उसे मान लेगी, तालियां बजाएगी, थाली भी बजाएगी। अभी भी उन्होंने कल परसों थाली बजाने का आह्वान किया था कहीं। तो एक पहला कारण तो यह है कि वे जो संदेह की सुई है उसको थोड़ा सा घुमाना चाहते हैं कि उनके ऊपर से, उनके माथे पर से ये संदेह की सुई घूमकर राहुल गांधी के पास चली जाए। इस देश के लोग इतने बेवकूफ नहीं है जितना मोदी जी समझ रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि मान लीजिए पिछले 7 दिन में राहुल गांधी ने नाम न लिया हो, क्या फर्क पड़ेगा? जो राहुल गांधी संसद में तस्वीर दिखा सकते हैं उस विशेष विमान की जिसमें अडानी के साथ बैठे हुए हैं, तो प्रधानमंत्री जी उस विशेष विमान की फोटो दिखा सकते हैं, नाम ले सकते हैं। यद्यपि संसद में किसी और व्यक्ति का नाम लेना संसदीय परंपरा के विरुद्ध होता है। संसद की देहरी के बाहर आकर उसके प्रांगण में अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, हर जनसभा में नाम लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड, मैं जो दूसरे कारण पे आना चाह रहा था उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड, उसका खुलासा होने के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी की छवि पर डेंट लगा है कि वे आर्थिक घपलों में भी उतने ही संलिप्त हैं जितना वे दूसरों को बताते। इलेक्टोरल बॉन्ड में शुरू में हम सब लोगों ने भी सवाल उठाया कि अडानी अंबानी का नाम क्यों नहीं दिख रहा। बाद में उनकी सिस्टर कंसर्न और जो बाकी उनकी जो फीडर कंपनियां हैं, शेल कंपनियां, उनके नाम सामने आ गए। तो दूसरा कारण जो मुझे लगता है कि मोदी जी चाहते हैं कि जनता के निगाह में से यह बात हट जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में अडानी अंबानी से भी बीजेपी ने पैसा लिया है। तो मुझे ये 2 महत्वपूर्ण कारण लगते हैं। तीसरा कारण यह है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने ठीक कहा, 7 चरणों में 7 अलग अलग टेम्पो वे बनाना चाहते हैं। शुरू में उन्होंने मुस्लिम लीग का नाम लिया, फिर पाकिस्तान का लिया। अशोक भाई, महाराष्ट्र के अखबारों में फुल पेज एड छपा है मराठी भाषा में, भारत और पाकिस्तान के बीच चुनाव का। पाकिस्तान प्रत्याशी है भारत के लोकसभा चुनाव।
पाकिस्तान वो नाम का ऐड कोई ये व्यक्ति कहता है। है, राकेश भाई, स्क्रीन पे ऐड दिखाई दे रहा है, वो ऐड ये जी, कहता है कि आपको तय करना है कि चुनाव के बाद खुशियां कहाँ मनाई जाएंगी, अरे पाकिस्तान में या कहीं पाकिस्तान में या भारत में। दूसरी। जी, हद है बिल्कुल। हाँ, तो आप सोचिए, और ये पहली बार नहीं है सर। 2014-2019 के चुनाव में गिरिराज सिंह जैसे मंत्री नारा लगा रहे थे कि अगर कांग्रेस जीतेगी तो जश्न पाकिस्तान में मनेगा। अमित तो शाह भी मुझे कह ऐसा चुके। लगता है कि अमित शाह भी कह चुके, तो बार बार विषयांतर कर रहे हैं। वे चाहते हैं जनता बार बार भ्रमित हो। वे एक तरह से टप्पे खा रहे हैं, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो मुद्दों के टप्पे खा रहे हैं वे। लेकिन उनका हर टप्पा बूमरैंग होकर उन पर लग रहा है। वे कोई भी कदम उठा रहे हैं, बूमरैंग हो रहा है। पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, वो कहीं नहीं है। अभी हम लोगों ने जो एनसीपी की प्रवक्ता है उनका बयान देखा। उन्होंने शिवसेना क्षमा कीजिए, शिवसेना की प्रवक्ता है। उन्होंने, प्रियंका चतुर्वेदी ने दिखा दिया, वे तो अपने साथ रखकर ले गई थी और बहुत साफ कह रही थी कि मेरा काम नहीं कि मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो लेकर चलूं, लेकिन ये आप जैसे लोगों को बताने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा भी वे इसलिए लेकर आए हैं कि किसी तरह जनता के बीच में कुछ बैलेंस हो जाए कि अडानी अंबानी से पैसे अकेले मोदी ने नहीं लिए हैं, राहुल गांधी भी ले रहे हैं। मैं तो स्पष्ट हमारे आपके चैनल पर मांग करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को आदेश दें, वित्त मंत्रालय को आदेश दें कि इसकी जांच हो, जिससे चाहे कराना चाहे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से करा लें, और चलते चुनाव में ही राहुल गांधी के खिलाफ ऐसी माकूल कार्रवाई हो कि उस काले धन का आंकड़ा सामने आ जाए। वो काला धन तो आया नहीं जो 2014 में के चुनाव से पहले स्विट्जरलैंड से आने वाला था, जिसमें से हम और आपको 15-15 लाख 15 लाख ना सही तो उसमें से 15-15 हजार हम लोगों को बांट दो जनता को, कुछ मिल जाए। राहुल गांधी के पास अगर टेम्पो और बोरों में भरकर पैसे गए हैं तो उसमें से हम लोगों को कुछ मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, हास्यास्पद बात है, प्रधानमंत्री जी अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं इस चुनाव में। उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। और अशोक भाई, मैं रोज पूछ रहा हूं हर चैनल पर, 1-1.25 महीना हो गया कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आए, मोदी जी ने पर्याप्त उसका प्रचार कर लिया, जनता को एक एक पेज पढ़वा दिया। अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बता दें, किसी एक आम सभा में बता दें कि हमारे 76 पेज के घोषणा पत्र में ये चीजें हैं, हम ये देने वाले हैं। वे अपनी पार्टी के घोषणा पत्र पर बात ही नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी का कोई सपना नहीं परोस रहे देश के सामने। तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से हताश है, और ये हताशा अगले चरणों में बढ़ने वाली है। अशोक जी, हमारे पैनलिस्ट की दिक्कत ये है कि ये लोग बहुत ओल्ड फैशन लोग हैं। इतने सारे कारण बताए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो राकेश भाई आप मिस कर गए। वो देखिए, शौक सबसे बड़ी चीज होती है। शौक है सुबह उठ के अखबार में अपना नाम देखना, अपना फोटो देखना, एक नया बयान देखना और ट्विटर पर कुछ वायरल होते हुए देखना। तो उस शौक को पूरा करने के लिए नए नए बयान तो देने पड़ेंगे, पुराने बयान कितनी बार टीवी वाले चलाएंगे बेचारे। लेकिन तो अशोक भाई, मैं 1 मिनट यहाँ रोकूंगा। आपने थोड़े दिन पहले उनका एक भाषण नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को हम सुनवा पाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया मुझे दिखाता नहीं है, मेरे बारे में खबरें नहीं छापता। कमाल है, मतलब इस दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाले व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री हैं। देश के सारे चैनल उनके इंटरव्यू कर रहे हैं जिसमें वे भावुक हो रहे हैं, पत्रकार भावुक हुए जा रहे हैं। और मोदी जी आम सभा में कह रहे थे मीडिया मुझे दिखाता नहीं है। आप कह रहे हैं शौक पूरा करने के लिए हम सब लोग अत्याचार कर रहे हैं, हम मोदी जी को दिखाते ही नहीं है। तो वे शायद इस वीडियो चला रहे हैं उनका, हम तो वीडियो चला रहे हैं, आज 2 बार चला रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, मध्य प्रदेश पे लौटते हैं। कल कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स पर इलेक्शन था। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, सब कुछ पूर्व हैं, राज्यसभा के वर्तमान सांसद हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी है कि उनका यह आखिरी चुनाव है। दिग्विजय सिंह जी ने राघवगढ़ में तकरीबन 30 साल बाद चुनाव लड़ने वो गए हैं। कल उनकी सीट पर मतदान था। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सीट पर चुनाव था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के भी मिनिस्टर रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी मिनिस्टर हैं, इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी सीट पर चुनाव था। और देखिए, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो ना हो, लेकिन राकेश पाठक जी और अशोक पांडे के लिए ग्वालियर का चुनाव तो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, हम वहां पे बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बाकी जगहों पे वोटिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में वोटिंग ज्यादा हुई है, 70% के आसपास वोटिंग के आंकड़े बता रहे हैं। तो क्या हाल है इन सीटों पर इन दिग्गजों का?
ग्वालियर की सीट पर मैं बता दूं लोगों को कि वहां के पूर्व विधायक, दक्षिण से पूर्व विधायक प्रवीण पाठक जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो इन सीटों पर और ग्वालियर चंबल की बाकी सीटों पर आप अपने तरीके से, मैं चाहता हूं दर्शकों को, मैं जानता हूं जीत और हार पक्की बताना तो यहाँ पे कोई नहीं करने वाला ये काम, लेकिन क्या आपको लग रहा है इन सीटों पर रुझान, वो मैं जानना चाहता हूं। देखिए, पहले हम उन 3 हॉट सीट की बात कर लें जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित सीटें हैं, जिसमें विदिशा है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, राजगढ़ है दिग्विजय सिंह की, और गुना शिवपुरी है ज्योतिरादित्य सिंह की, सिंधिया की सीट। देखिए, सबसे ज्यादा मतदान जो हुआ है वो राजगढ़ संसदीय सीट पर हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है 82% मतदान हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है गुना शिवपुरी, फिर बाकी और सीटें हैं। और जो सबसे कम मतदान है उसमें भिंड और मुरैना है। तो पहले राजगढ़ की बात कर लेते हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वे इसी संसदीय सीट पर के अंतर्गत जो सीट है चाचौड़ा, वहां से विधानसभा उपचुनाव जीतकर गए थे। उसके बाद 33 साल बाद लोकसभा चुनाव लड़ने में पहुंचे हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहे। फिर उन्होंने जो संकल्प लिया था, भारत की राजनीति में अनूठा संकल्प है अशोक जी, कि कोई व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि अगर मैं हार गया तो 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने सचमुच 10 साल कोई पद नहीं लिया। राजगढ़ में उन्होंने जो सबसे ज्यादा अपीलिंग बात की है वो है कि ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। स्वाभाविक है, वे 77 साल के करीब करीब हैं। बिल्कुल। इस अपील को हालांकि कहीं से लगते नहीं है, आप भी मिले हैं, मैं भी मिला हूं। संभव है मुझसे तो ज्यादा स्वस्थ है वो, संभव है आपसे भी ज्यादा स्वस्थ। बिल्कुल, हमसे भी ज्यादा स्वस्थ है। जितना स्टेमिना है कमाल की है। बिल्कुल, स्टेमिना का सबूत मैं आपको बताता हूं। इस चुनाव में जब वे उतरे तो उन्होंने शुरू के 8 दिन 8 विधानसभाओं में प्रतिदिन 25 किलोमीटर पदयात्रा की। पर डे 25 किलोमीटर प्रतिदिन एक एक विधानसभा में पदयात्रा की, गलियों में, कस्बों में, गांव में पैदल चले। पूरा चुनाव उन्होंने पुराने परंपरागत तौर तरीकों से लड़ा, जो कन्वेंशनल तरीका होता है, घर घर जाके, दुकानों पर, फड़ों पर बैठकर। मैंने खुद उस क्षेत्र में दौरा किया था। छोटी छोटी सभाएं जिसमें 18-20 लोग और एक तख्त लग के सभा हो रही है, दिग्विजय सिंह उसमें भाषण दे रहे हैं और पूरी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं 18-20 लोग हैं तो कम बात करके चल पड़े। तो जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, और उनके सामने जो भाजपा प्रत्याशी हैं रोडमल नागर, जो लगातार 10 साल से वहां सांसद, जो हम सब लोगों ने देखा समझा, स्थानीय सांसद की अनुपलब्धता। वे 10 साल में लोगों से मिले नहीं, लोगों को उपलब्ध नहीं रहे। विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है। गांव के लोगों ने कहा हमने तो शक्ल नहीं देखी सांसद की अपने जीतने के बाद। तो चुनाव वहां पे दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छी तरीके से लड़ा है। ये जो बहुत ज्यादा मतदान दिखाई दे रहा है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान है राजगढ़ संसदीय सीट पर, वो ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को एक फेयरवेल, गोल्डन शेक हैंड करने का जनता की तरफ से, कि हमारी तरफ से हम आपको जीत के स्वर्णिम तरीके से विदाई देना चाहते हैं, आप 5 साल के लिए हमारा एक बार फिर से प्रतिनिधित्व करें। ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रेक्षकों का मानना भी यह है कि दिग्विजय सिंह वहां से बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं। फैसला तो वहां की जनता करेगी। दूसरा, वहां पर मोदी फैक्टर नहीं चला, क्योंकि रोडमल नागर को लेकर असंतोष था, तो बीजेपी ने कोशिश की कि दिग्विजय सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी हो जाए। दिग्विजय सिंह की छवि को लेकर संघ पहले भी एंटी हिंदू छवि बनाने की कोशिश करता रहा है, वर्षों से ऐसी कोशिशें हुई हैं। यद्यपि दिग्विजय सिंह स्वयं को शुद्ध सनातनी साबित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। उन्होंने नर्मदा की सुबह वो नर्मदा में नहा के गए थे, वो बिल्कुल उस दिन नहा के गए, और उससे पहले 2018 के पहले नर्मदा की पूरी परिक्रमा पैदल की। कितना बड़ा 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की उन्होंने। तो मुझे लगता है वो फैक्टर भी चल नहीं पाया। नरेंद्र मोदी को लेकर वैसे असंतोष है, स्थानीय सांसद का असंतोष, के खिलाफ असंतोष। तो दिग्विजय सिंह को ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अब रहा सवाल विदिशा का। शिवराज सिंह चौहान का अपना होम पेच है, वो 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। खास तौर से महिला वोटर्स के बीच में जितना शिवराज सिंह लोकप्रिय है उतना मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या उससे पहले की जो योजनाएं थी, लाडली बहना, शादी कराना, गहने गुड़िये देना शादी के समय, लड़कियों की शादी के, तीर्थ यात्राएं कराना बुजुर्गों को, ये सब शिवराज सिंह के कार्यकाल की योजनाएं हैं। कांग्रेस ने उनके सामने प्रताप भानु शर्मा को प्रत्याशी बनाया है,
प्रताप भानु शर्मा 80 के दशक में 2 बार सांसद रहे थे, राजीव गांधी के करीबी थे, लेकिन उसके बाद गैप बड़ा हो गया। जो पीढ़ी 80 और 84 में उनको सांसद के रूप में देखा होगा जिसने, उसमें से बहुत से लोग तो आज होंगे नहीं, और आज जो मतदाता है उन्होंने उनको सांसद के रूप में नहीं देखा होगा। फिर भी उन्होंने चुनाव ठीक से लड़ा है। लेकिन शिवराज सिंह को हराना मेरी समझ के मुताबिक थोड़ी कठिन टेढ़ी खीर है, यद्यपि भारत की राजनीति में कोई किसी को भी चुनाव हरा सकता है। अब तीसरी हॉट सीट आती है गुना शिवपुरी की। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हारे, अपने पूर्व सहयोगी के हाथों हारे। वो बीजेपी में चले गए थे, डॉक्टर केपी यादव। अब बीजेपी ने राज्यसभा में होते हुए, मंत्री होते हुए सिंधिया को टिकट दिया। वे केपी यादव भी भाजपा में हैं, जिनका टिकट काटा गया और सिंधिया को दिया गया। एक इसमें पेंच है अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी ने यादव का टिकट काटा और पूरे मध्य प्रदेश में एक भी यादव को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने रणनीति पूर्वक यादव को ही टिकट दे दिया। राव यादवेंद्र सिंह यादव परंपरागत रूप से वे कांग्रेसी परिवार के हैं, बीच में बीजेपी में चले गए थे, उनके पिता भी चले गए थे। इस तरह से कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे सिंधिया को चुनौती देने की कोशिश की है और पूरा चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़ा गया। अशोक जी, कोई बड़ा नेता कांग्रेस का गुना शिवपुरी में सभा करने नहीं गया कि सिंधिया को हराने के लिए प्रियंका गांधी आई हो या राहुल गांधी आए हो। आसपास होकर चले गए, भिंड में आकर चले गए, मुरैना में आकर चले गए, लेकिन गुना शिवपुरी कोई नहीं गया। इस बीच में ऐन मतदान से पहले उत्तर प्रदेश की 2 घटनाओं में गुना शिवपुरी में बड़ा संदेश दिया है। एक जो मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति की घटना हुई, जिसमें धोया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति को अखिलेश यादव के खिलाफ और यादव अहीर समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। दूसरा, कन्नौज में मंदिर की धुलाई कर दी अखिलेश के जाने के बाद। मतदान के दिन अशोक जी वो वीडियो कन्नौज वाला बुरी तरह वायरल किया गया गुना शिवपुरी में, यादवों के बीच में, बाकी जो समुदाय उनके बीच में, कि देखिए बीजेपी किस तरह से जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। ये एक यादव जो आदमी 5 साल मुख्यमंत्री रहा है, उसके मंदिर में जाने मात्र के बाद मंदिर को की धुलाई कर रही है। तो अगर सिंधिया को कोई चुनौती मिलेगी तो उसमें कांग्रेस का उतना बड़ा योगदान नहीं होगा। उसमें कांग्रेस की इस रणनीति का होगा कि उसने एक यादव को ही टिकट दे दिया, जिस तरह एक यादव ने 19 में उन्हें हराया था। फिर भी चुनाव को वहां के लो प्रोफाइल रखा, वहां के चुनाव लो प्रोफाइल रखा, बहुत लो प्रोफाइल रखा। कोई वहां पे वो गद्दारी के नारे भी नहीं लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसी ने गद्दार नहीं कहा और स्वाभाविक तौर पर गुना शिवपुरी में उस नारे का कोई अर्थ नहीं था। इस वक्त उपचुनाव तक तो ठीक था, अब नहीं था। मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी। अगर वे लोकसभा चुनाव हारते हैं तो उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भले उनका राज्यसभा का कार्यकाल अभी बाकी है, 2-3 साल, बहुत लंबा कार्यकाल उनका बाकी है। अब आते हैं ग्वालियर चंबल की उन सीटों पर जहां कांग्रेस ने अच्छी चुनौती दी है, जिसमें ग्वालियर, मुरैना और भिंड सीटें हैं। यहां भी सोशल इंजीनियरिंग ने काम किया है अशोक जी, पूरा सोच समझकर। जैसे एक सेकंड रोक रहा हूं राकेश भाई। ये जो संविधान हटाने का मामला है और उसके चलते कांग्रेस ने पूरा एक प्रचार किया है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं भिंड मुरैना को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ग्वालियर को जानता हूं, लेकिन आपसे बेहतर नहीं जानता हूं इन तीनों इलाकों को। भिंड मुरैना में दलित, अच्छे खासे दलित वोट है और एक तरह की बसपा एक जमाने में काफी वहां मजबूत थी। एक तरह का आप ये कहिए कि डॉक्टर अंबेडकर का अच्छा खासा प्रभाव है यहाँ पे। मैं थोड़ा थ्योरी के लेवल पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अंदर तक मैं गया हूँ, सर्वे करने, लोगों से मिला हूँ, मेरे साथी थे, कि वहां के दलितों में मतलब डॉक्टर अंबेडकर का अच्छा खासा प्रभाव है। काफी चेतना वाले हैं, काफी तेज तर्रार दलित हैं। एक जमाने में दबे होंगे, एक जमाने में जो भी होगा, लेकिन प्रतिकार बड़ा शानदार किया उन्होंने और अपनी एक ताकत बनाई है। तो ये जो प्रचार कांग्रेस वाला है और बार बार ये बयान आना कि संविधान बदलेंगे, इसका कितना असर रहा है, इसकी रोशनी में सारी चीजें आप समेट लीजिएगा। मैं माफी चाहूंगा, इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं, बहुत जरूरी विषय था। देखिए अशोक जी, अंबेडकर के बाद अगर हम कहें तो किसी ने दलितों के हक की लड़ाई लड़ी तो मान्यवर काशीराम ने। मुझे आज भी वो दौर याद है जब DS4 नाम का काशीराम जी का जो संगठन था शुरू में, उसका इतना प्रभाव ग्वालियर चंबल अंचल में था जितना शायद देश के कम इलाकों में रहा होगा। उत्तर प्रदेश में होगा, साइकिल से घूमते थे उस समय, साइकिल से घूमते थे।
लेकिन उस समय DS4 ही आधारशिला है बहुजन समाज पार्टी की। शुरुआती जो भावभूमि है वो तो DS4 से ही शुरू हुई थी। तो वो जो प्रभाव था वो लंबे समय तक चला। उसका ही परिणाम था कि 90 के दशक में बहुजन समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में 7 विधानसभा सीटें जीती थी और उनमें से 5 तो ग्वालियर चंबल अंचल की थी, भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में। बाद में मायावती निष्क्रिय हुई और भिंड मुरैना की सफलता में एक और व्यक्ति का योगदान था। उस व्यक्ति का नाम है फूल सिंह बरैया। काशीराम के जीते जी वे उनके बहुत करीब थे, लेकिन मायावती से, बहन मायावती जी से उनका संपर्क अच्छा नहीं रहा। कुछ प्रतिस्पर्धा की भावना रही होगी या जो भी कारण रहे हो, मायावती से प्रताड़ित होकर फूल सिंह बरैया ने बसपा छोड़ दी थी। उसके बाद से बसपा का जनाधार लगातार कम होता चला गया। उसके बाद कोई विधायक नहीं चुनाव जीता। हर चुनाव में थोड़े बहुत वोट काटने का काम जरूर बसपा करती है, लेकिन अब जो दलित मतदाता है उसके पास वो जो आरक्षण खत्म करने वाला संदेश है, संविधान बदलने वाला संदेश है जो आप पूछ रहे हैं, वो पहुंच चुका है। उसे बचाने की लड़ाई में उसे यह समझ में आता है कि मायावती को या BSP को वोट देने से वो लड़ाई जीती नहीं जा सकती, तो अपना वोट वो जाया नहीं होने देता, वेस्ट नहीं करता बसपा का मतदाता, दलित मतदाता। इतना जरूर होता है कि अगर फूल सिंह बरैया खुद कांग्रेस में आ गए हैं, वो उसी पर आ रहा था मैं कि फूल सिंह बरैया जैसे लोग कांग्रेस में आ गए और बीच बीच में कुछ ऐसे लोग टिकट पाके ले आते हैं BSP का, जो कांग्रेस या BJP में रहे होते हैं और एन वक्त पर टिकट न मिलने के कारण BSP का टिकट ले आते हैं। जैसे हाँ, एक मुझसे भूल हुई है, एक अभी चुनाव जीते थे भिंड में, पिछला विधानसभा चुनाव, संजीव सिंह, वो मूलतः बस BJP के नेता थे, टिकट नहीं मिला तो BSP से ले आए और जीत गए थे। जैसे मुरैना में है बलवीर दंडोतिया है, वे कई बार पाला बदलते हैं, BSP का टिकट ले आते, एक बार वे जीते भी थे। इस बार मुरैना से रमेश गर्ग टिकट लेकर आए, तो मूलतः रमेश गर्ग कोई दलित नहीं है, वे तो वैश्य समुदाय से है, तो उस तरह से दलितों के वोट उन्हें नहीं मिलते। भिंड में देवाशीष जरारिया ले आए, 2 चुनाव तक, पार्टी बदलने तक कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। 32 दिन उन्होंने फूल सिंह बरैया का प्रचार किया, टिकट मिलने के बाद फिर दल बदल किया है। तो वैसी चुनौती अब बसपा की नहीं बची है। और ऐसे में जब संविधान को खतरा और आरक्षण को खतरा दलितों को दिखाई दे रहा है, तो वो जीतने वाले को वोट देते हैं। जीतने वाला स्वाभाविक तौर पर कौन है? उस त्रिकोणीय मुकाबले में अगर उन्हें लगता है कि BJP को हरा सकता है तो कांग्रेस हरा सकती है। फूल सिंह बरैया भिंड दतिया संसदीय सीट पर इस वक्त प्रत्याशी हैं। अभी 2023 में भांडेर से विधानसभा चुनाव जीते हैं करीब 30,000 वोटों से। मुरैना में नीतू सिकरवार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहां शिवमंगल तोमर BJP के प्रत्याशी हैं, 2 बार विधानसभा चुनाव हारे थे। ग्वालियर में संयोग से दोनों हारे हुए हैं, कांग्रेस और BJP के प्रत्याशी। प्रवीण पाठक भी 23 का विधानसभा चुनाव हारे हैं, भारत सिंह कुशवाहा भी चुनाव हारे हैं। लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग का मैंने जिक्र किया वो किसी एक सीट तक सीमित नहीं है। कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर OBC को गुना शिवपुरी में, ब्राह्मण को ग्वालियर में, राजपूत को मुरैना में और दलित को भिंड में टिकट दिया है। और इन चारों लोगों ने मिलजुल कर इस तरह से प्रचार किया है कि जब जहां जरूरत पड़ी प्रचार करने भले न गए हों, लेकिन संदेश पहुंचाया है। इस कारण से इन 3 सीटों पर कांग्रेस ने अच्छी टक्कर दी है, जबकि ये तीनों सीटें कांग्रेस के लिए एक तरह से दिवा स्वप्न बनी हुई है। बहुत सालों से वो जीत नहीं रही है, दशकों से नहीं जीत रही इन तीनों सीटों पर। ग्वालियर में राज्यसभा जाने का फायदा हुआ। देखिए, अशोक सिंह OBC कोटे से हैं, राज्यसभा में गए हैं। स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को लगा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और OBC वोटर को, कि एक को राज्यसभा में भेज दिया, एक को गुना से टिकट दिया है, तो अब कांग्रेस उनकी हितैषी उनको दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है कि इन 3 सीटों में ग्वालियर की जो फीडबैक कल आया है, मैं खुद मतदान करके आया हूं ग्वालियर में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर खुलकर बोलने का काम किया है। आमतौर पर वोट डालने के बाद लोग बोलते नहीं है, यहां तक कि एग्जिट पोल में भी ठीक बात नहीं बताते हैं। वहां तो लोग खड़े होकर पोलिंग बूथ पर कह रहे थे कि हम तो प्रवीण पाठक को वोट देकर आए हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने खुलकर यह भी कहा हो कि भारत सिंह को देकर आए हैं। ग्वालियर में भी बसपा का प्रत्याशी है, वो भी कांग्रेस छोड़कर गए हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। कौन है? वो कल्याण कंसाना। अच्छा, तो वो अभी कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष थे। एकदम 5-10 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी, टिकट नहीं मिला तो BSP से टिकट ले आए। तो ये जो ऐन वक्त पर BSP का टिकट लेकर आते हैं, आमतौर पर वो उतनी बड़ी चुनौती दे नहीं पाते।
जो लोग वर्षों से बसपा का काम कर रहे होते हैं वे जब चुनाव लड़ते हैं तो जीतने की संभावना ज्यादा होती है। तो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर तीनों जगह है, लेकिन ग्वालियर में त्रिकोणीय मानना थोड़ा सा जरूरी नहीं है, मैं उसको त्रिकोणीय कहूं, लेकिन हाँ मुरैना और भिंड में मान सकते हैं। त्रिकोण बनाने की कोशिश की गई है, फिर भी अंतिम तौर पर लास्ट के जो 15 दिन है उसमें मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। फिर भी कांग्रेस को हम एज कह सकते हैं, उसको बढ़त दिखाई दे रही। जी अशोक। कल मायावती जी ने अचानक आकाश को अपनी पार्टी से तो नहीं निकाला, लेकिन सभी पदों से मुक्त कर दिया और कहा इमेच्योर है। अब कहा यह जा रहा है कि आकाश जो है वो लगातार बीजेपी पे हमला कर रहे थे, उनके ऊपर एक एफआईआर भी हुई थी, योगी जी के शासन को तालिबानी कहा था, और इन सारी चीजों की वजह से मायावती जी ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पोस्ट से हटाया और उसके पहले यूपी में 2 सीटें बदल दी, और दोनों सीटें ऐसे बदली हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। तो मुझे लगता है कि कल तो अब चुनाव हो चुका था, लेकिन आगे जो चुनाव होने वाले हैं उनमें भी ये मैसेज जाएगा। बिल्कुल जाएगा। एक और चीज है, वो आकाश आनंद को उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के ओहदे से भी हटा दिया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर से भी हटाया, और उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी उसे बनाया था। अशोक भाई, मैं पिछले दिनों चुनाव प्रचार में लोगों के भाषण जितने भी देख रहा था, आकाश आनंद बहुत साफ सुथरे तरीके से सधा हुआ, मतलब अगर 2024 के चुनाव में से हम लोग डिबेट कंपटीशन वगैरह में जज बनते रहे हैं, अगर उस नाते वाद विवाद स्पर्धा या वक्तृत्व कला की स्पर्धा का परिणाम हमें घोषित करना हो तो पहले नंबर का सर्वश्रेष्ठ वक्ता तेजस्वी यादव साबित होंगे। दूसरे तीसरे नरेंद्र मोदी जी होंगे, दूसरे से शुरू। हाँ, वो टेलीप्रॉम्प्टर के आधार पर कुछ भी कह सकते हैं, यद्यपि इस बार जो भाषण उनके हैं भगवान ही मालिक है, इसलिए उन्हें मैं कम से कम, अगर मैं डिबेट कंपटीशन का जज हूं तो मैं नरेंद्र मोदी को कंपटीशन से बाहर रखते हैं, उससे ऊपर है। तो अगर ऐसा माने तो पहले नंबर पर तेजस्वी यादव आएंगे, दूसरे पर अखिलेश यादव, तीसरे पर हम ले सकते हैं आकाश आनंद को। कमाल के भाषण दे रहा था, मुहावरे, लोकोक्तियां, सधे हुए वाक्य विन्यास, लेकिन ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को इस छोटे से युवा तुर्क से ही खतरा महसूस होने लगा हो। और आखिरी जो भाषण है, आखिरी जो बयान है उसका, उन्होंने कहा, उसने आकाश आनंद ने कहा कि हम किसी से डरते नहीं। ये चीज शायद मोदी शाह को अखर गई है कि जरा सा लड़का हमसे नहीं डर रहा, हमसे पूरी दुनिया डरती है, हम रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देते हैं। तीसरा और अंतिम उसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस सपा गठबंधन के कारण बीजेपी को चुनौती मिल रही है, तो उसे कोई ना कोई एक ऐसा साथ चाहिए जो बी टीम के रूप में उसका काम करे। मायावती उस तरह से बहुत लंबे समय से कर ही रही थी, किसी मुद्दे पर बोलती नहीं थी, कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, और पूरे चुनाव में उनके जो भाषण है, उनके जो तेवर है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले। लेकिन जैसा कि कल से अब तक हम पढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पर, बड़े बड़े पत्रकार और विश्लेषक ये मानकर चल रहे हैं कि जितना मायावती बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देंगी, उसकी मदद करते दिखाई देंगी, उतना ही बीजेपी का नुकसान होगा। और अपने भतीजे को उत्तराधिकारी पद से हटाना, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाना, उसे बिल्कुल एक तरह से माल खाने में जमा कर देना, इसका भी गलत संदेश गया है। मुझे लगता है इसका फायदा कांग्रेस बीजेपी को मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने आखिरी में कांग्रेस और सपा को मिलेगा, और उन्होंने जो टिकट बदले, धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट बदला, बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जहां बीजेपी को चुनौती मिल रही थी वहां उन्होंने बीजेपी के कहने से उसके मुताबिक उसको फायदा पहुंचाने वाले प्रत्याशी घोषित कर दिए। कल एक बड़ा मजेदार वन लाइनर देखा था मैंने ट्विटर पर, किसी ने लिखा था कि अमित शाह को बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक बधाई। इस एक लाइन में सब कुछ शामिल है कि अमित शाह ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन मुझे लगता है अब जनता समझने लगी है, ये जो वोट कटवा रणनीति है अब शायद उतनी चलती नहीं है। लोग बहुत अच्छी तरह से पार्टियों को समझ चुके, कौन किसके साथ है, कौन मोदी के साथ है, कौन आरक्षण के विरोध में है, कौन संविधान के विरोध में है, कौन संविधान के पक्ष में है, आरक्षण के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है। लोग अब समझने लगे। और मायावती किसके साथ हैं, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। तो सोशल मीडिया के 1000 नुकसानों में फायदा यह है जो आखिर में कह रहे थे राकेश भाई, कि
जनता सब समझने लगी है। जब दिन रात आप सोशल मीडिया पे लिखते हो, आपके भाषण की हर बाइट सोशल मीडिया पर चलती है, तो जनता अपने अर्थ खुद लगाती है। उत्तर प्रदेश में सुबह मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मायावती जी ने यहाँ का चुनाव निपटा दिया, क्या कहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव निपटा दिया, उसके बाद ये निर्णय लिया तो अपना नुकसान टाल लिया। उन लोगों को नहीं पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं, 15 साल पहले ही कंडीशन ये थी कि वहां का जो दलित था वो ये भी नहीं देखता था कि पंडित जी चुनाव लड़ रहे हैं या बाबू साहब चुनाव लड़ रहे हैं। वो हाथी का निशान देखता था और मारो मोहरिया तान के हाथी के निशान पे ये नारा लगाते हुए अपने घर से जाता था, जहां डरा हुआ था वहां से चुपचाप जाता था और हाथी पर निशान लगा के चला आता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने हैं, जो टिकट बदले गए हैं, जौनपुर का टिकट बदला गया है, बस्ती का, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है और इसका असर होने वाला है। इस बात को आप जोड़ के रख लीजिए। मध्य प्रदेश के चुनाव में लगातार ये कहा जा रहा है कि सबसे कम नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कहीं होगा तो मध्य प्रदेश में होगा। हालांकि जिन सीटों की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, उन सीटों के बारे में हम जानते हैं कि वहां पर काफी तगड़ा मुकाबला है। और मेरा तो ये कहना है, गुजरात की कोई बात कर रहा था सुबह राकेश भाई, तो मैंने कहा कि कांग्रेस अगर वहां एक सीट भी जीत जाती है, अगर 25 पे भी आते हैं 26 से, तो इनकी हार है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक सीट थी छिंदवाड़ा की, अगर 4 या 5 सीट भी आ जाती है तो 400 पार के आंकड़े में बड़ा डेंट है। अब टेम्पो में पैसे पहुंचवाने के बाद अगला भाषण मोदी जी किस पर देंगे, ये कंपटीशन है। जो सबसे सही बताएगा उसको मैं बाकायदा नमस्कार करूंगा, प्रणाम करूंगा। कमेंट बताइए आप प्लीज, मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो बताइए आप लोग प्लीज कि मोदी जी अब टेम्पो में राहुल गांधी को पैसा पहुंचाने के बाद अगला भाषण किस पे देंगे। सुनते रहिए, जुड़े रहिए, जैसे जैसे नई चीजें होंगी हम लोग लगातार बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया राकेश भाई, बहुत शुक्रिया।